हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है सर्कल। सर्कल हमारे पास क्या होता है कि किसी भी पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस के ऊपर जो सारे के सारे पॉइंट्स का ग्रुप होता है। देखिए हमारे पास ये को पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस क्या है? इक्वल डिस्टेंस है। यानी कि ग्रुप ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। यानी कि इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उसको क्या बोलेंगे? हमें ग्रुप ऑफ पॉइंट्स को सर्कल बोलेंगे। अब जो हमारे पास फिक्स्ड डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं रेडियस। तो क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। यानी कि इस फिक्स डिस्टेंस को इस फिक्स पॉइंट से और इस सर्कल वाले पॉइंट्स के बीच का जो फिक्स डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है कि सर्कल में से अगर कोई लाइन पास होती है, ये इसका क्या होता है? सेंटर। यानी कि जो फिक्स पॉइंट है उसको बोलते हैं सेंटर, और इस फिक्स पॉइंट से जो सर्कल के बाहर वाले पॉइंटों का डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस। तो अब इस सर्कल में से जब कोई भी लाइन पास होती है, कोई भी लाइन पास होती है उसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। और जो कॉर्ड होती है वो सर्कल को दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। इसको दो पॉइंट के ऊपर क्या कर दिया इसने? इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये जो लाइन है ये सर्कल को भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तो जो छोटे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। उसको क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट बोलते हैं। और जो बड़ा वाला पार्ट उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। अब ये जो आर्क है इस पूरी की पूरी को दो आर्क में कट नहीं करती है। तो ये छोटी वाली आर्क है और ये बड़ी वाली। तो ये छोटी वाली आर्क को बोलते हैं माइनर आर्क और इसको बोलेंगे मेजर आर्क। तो ये हमारे पास कोड है वो दो सर्कल को हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करती है। इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। अब ये जो कोड है ये इस प्रकार से हो सकती है, इस प्रकार से हो सकती है, और ये जो कोड है ये सेंटर में से भी पास हो सकती है। तो जो हमारे पास सेंटर में से जो कोड पास होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है, और उस लॉन्गेस्ट कोड को ही हम क्या बोलते हैं? डायमीटर ऑफ अ सर्कल बोलते हैं। तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है? तो लॉन्गेस्ट कोड व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। और जो हमारा डायमीटर होता है वो हमेशा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। यानी कि रेडियस का क्या होता है? दुगना होता है। यानी कि ये हमारे पास रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इन दोनों रेडियस का कर जाएगा दुगना हो जाएगा डायमीटर। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हमारे पास कोई दो लाइनें सर्कल को इस प्रकार से कट करती है, इस प्रकार से, तो ये भी हमारे पास क्या रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब इसने भी तो क्या किया? सर्कल को दो हिस्सों में कट कर दिया, फर्स्ट और सेकंड। तो इस प्रकार से जब सर्कल डिवाइड होगा तो इसको छोटे वाले पार्ट को बोलते हैं सेक्टर। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनर सेक्टर, और जो बड़े वाला हिस्सा है इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। तो हमारे पास इस प्रकार से ये लाइनें डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार से हमारे पास माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर बनेंगे। अब हमारे पास ये कहता है कि जो हमारा सर्कल है वो एक प्लेन फिगर है। इस प्रकार से इस प्लेन के ऊपर है तो ये हमारे पास प्लेन फिगर है। तो ये हमेशा किसी भी एरिया को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। तो हमारे पास पहला तो होता है इंटीरियर, सर्कल के अंदर वाला पोर्शन इंटीरियर पोर्शन। उसके बाद सर्कल के बाहर वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर पोर्शन। और जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है यानी कि सर्कल के ऊपर बाउंड्री पे उसको बोलते हैं सर्कल। तो जो सर्कल है वो हमेशा क्या करता है? 3 पोर्शन में डिवाइड करता है। एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। तो पहला हमारे पास था सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो हमारा जो सर्कल का सेंटर है वो इंटीरियर में लाई करता है, एक्सटीरियर में? तो इंटीरियर में लाई करता है, इंटीरियर आ जाएगा। सेकंड पार्ट ये कहता है कि अ पॉइंट व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन रेडियस। एक वो पॉइंट है जिसका डिस्टेंस उस सेंटर से उसके रेडियस से क्या है? ज्यादा है। तो वो पॉइंट इंटीरियर में लाई करेगा या एक्सटीरियर में? ये पॉइंट तो एक्सटीरियर में लाई करेगा क्योंकि रेडियस से ज्यादा है इसका डिस्टेंस, तो इसका एक्सटीरियर आ जाएगा। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज तो लॉन्गेस्ट कोड मैंने आपको बताया, जो लॉन्गेस्ट कोड होती है वो क्या होती है? डायमीटर ऑफ अ सर्कल होती है। तो डायमीटर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है एन आर्क इज अ when it ends are the ends of a diameter। यानी कि किसी डायमीटर से जो हमारे पास आर्क बन रही है ये इसको हम क्या बोलेंगे? इस डायमीटर से आपको पता है कि डायमीटर जो सर्कल को क्या करता है? तो बराबर हिस्सों में काटता है, तो उसको क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल बोलेंगे। सेमी सर्कल आ जाएगा। उसके बाद कहता है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड क्या होगा? जो हमारे पास सेगमेंट होता है
ये वाला, ये किन दो चीजों के बीच का एरिया है? एक तो हमारे पास ये क्या है, आर्क है, और ये क्या है, कोड है। तो ये आर्क तो दे रखा है, तो यहाँ पे कोड आ जाएगा। उसके बाद कहता है सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन व्हिच इट लाइज। तो ये जो सर्कल है वो प्लेन को कितने हिस्सों में कट करता है? मैंने बताया था आपको 3 हिस्सों में कट करता है, तो 3 हिस्सों में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो ट्रू और फॉल्स में क्या आएगा? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ये कहता है कि किसी भी सर्कल के सेंटर और इस सर्कल के ऊपर पॉइंट बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो ये तो रेडियस ही होता है, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। उसके बाद कहता है सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोर्ड्स। कि हमारे पास सर्कल के अंदर सिर्फ इक्वल कोर्ड्स से फाइनाइट नंबर होती है? नहीं, हमारे पास ये भी बराबर हो सकती है, ये भी बराबर हो सकती है, ये भी बराबर हो सकती है, इस प्रकार से यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोर्ड्स होती हैं जो बराबर हो सकती हैं। इसका ये फॉल्स हो जाएगा। इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स ईच इज अ मेजर आर्क। कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है वो 3 हिस्सों में कट रहा है, 3 हिस्सों में कट रहा है, तो ये कहता है कि हर एक आर्क क्या होगी? मेजर आर्क होगी। तो मेजर आर्क हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये आर्क हमेशा इन दो आर्क के क्या होगी? छोटी होगी। तो हमारे पास ये माइनर आर्क बनेगी, मेजर आर्क नहीं बनेगी। तो ये फॉल्स हो जाएगा। अ chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of a circle। ये कहता है कि कोई कोड है वो उस रेडियस की दुगनी है, तो उसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो आपको ये पता ही है कि हमारी जो लॉन्गेस्ट कोड होती है वो डायमीटर होती है, रेडियस की दुगनी होती है, यानी ये ट्रू है। सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। जो हमारे पास सेक्टर होता है, ये वाला सेक्टर, ये कॉरस्पॉन्डिंग कोड और आर्क के बीच के बनने वाला एरिया नहीं। ये तो कोड और आर्क के बीच में तो ये वाला एरिया बनता है, इसको सेगमेंट बोलते हैं। ये सेक्टर नहीं होता, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। तो सर्कल होता है वो प्लेन फिगर होता है, आपको पता है सर्कल तो प्लेन फिगर ही होता है। तो ये मेरे पास हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। एक्सरसाइज 10.2 में हमारे पास दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन ऐसे प्रॉपर्टी यूज होंगे। पहला क्या कहता है कि ये कहता है कि अगर किसी सर्कल के अंदर दो कोड्स इक्वल हैं, अगर ये दो कोड्स इक्वल हैं, तो ये सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। ये सेंटर के ऊपर क्या करेंगे? इक्वल सबटेंड एंगल करेंगे। तो आपके पास अगर मान लेते हैं दो कोड्स है ए बी सी डी, और ये हमारा सेंटर है O। ये कहता है कि अगर दो कोड्स इक्वल हैं, यानी कि अगर हमारे पास ए बी है वो बराबर है सी डी के, तो आपको ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर प्रूफ करना है। यानी कि आप क्या प्रूफ करोगे? एंगल AOP है वो बराबर प्रूफ करोगे एंगल COD। ये करना है आपने, और ये इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी आप मान सकते हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी है। तो आपके पास इस प्रकार से है, तो आपको ये पता है AO क्या है? रेडियस है। OC क्या है? रेडियस है। तो आपके पास AO है वो OC के बराबर है। दूसरा आपके पास OB है, ये भी रेडियस है, और OD है, ये भी रेडियस है, यानी कि आपके पास OP है वो भी किसके बराबर है? OD के बराबर है। दूसरा आपको AB और CD क्या दे रखा है? बराबर दे रखा है। तो AB और CD बराबर दे रखा है, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि तीनों साइडें बराबर है। इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर है, तो आपके पास AOP है ट्रायंगल, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएगी OCD की। और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप यहाँ से एंगल AOP है वो बराबर लिख सकते हो एंगल COD के अकॉर्डिंग टू CPCD, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। तो आपके पास इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। सेकंड क्वेश्चन सेम इसी का कोरस्पॉन्डिंग है, यानी कि आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है? आपको ये एंगल बराबर दे रखा है। अगर हमारे पास कोई कोड से इक्वल एंगल सबटेंड हो रहा है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों कोड भी बराबर होंगे, और यही इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है। यानी कि आपके पास अब एंगल AOB दे रखा है बराबर एंगल COD के, ये दे रखा है। और आपको क्या दे रखा है कि आपके पास ये जो कोड है ये बराबर प्रूफ करनी है। तो आपको ये पता है कि AO है वो क्या है? बराबर है OC के, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। उसके बाद OB है वो क्या है? बराबर है OD के, क्योंकि ये भी रेडियस है। अब यहाँ से देखो, तो एक एंगल बराबर है, दो साइडें बराबर है, तो इसका मतलब साइड एंगल साइड रूल से आप क्या बोल सकते हो कि आपके पास दो ट्रायंगल AOB है वो कॉन्ग्रुएंट है इसके OCD के। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल और कोरस्पॉन्डिंग साइड करती है बराबर होती है। तो आपको पता है कि AB है वो कोरस्पॉन्डिंग साइड है इसकी CD, तो ये दोनों बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू CPCD रूल्स। तो आपने ये इसी प्रकार से करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा? कोड बराबर दे रखी है, एंगल बराबर प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपने क्या करना है? आपको एंगल बराबर दे रखा है, कोड बराबर प्रूफ करना है।
पढ़ लिया। तो ये आपकी एक्सरसाइज 10.3 में आपके पास ये प्रॉपर्टी है कि आपके पास जब भी किसी कोड के ऊपर आप सर्कल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो वो उस कोड को हमेशा दो बराबर हिस्सों में काटेगी। यानी कि अगर आपके पास OM है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, देन AM इज इक्वल टू BM। यानी कि अगर आप किसी सेंटर से किसी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो वो हमेशा इसको बाइसेक्ट करेगी ही करेगी। और ये अगर कोई लाइन इस कोड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, यानी इसका कर्वस भी क्या होगा, ट्रू। तो ये आपके पास इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज होगी। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दे रखा है, ये कहता है कि अगर कोई दो सर्कल्स के पेयर बनाऊं, मैं दो सर्कल्स के पेयर बना सकता हूं। इस प्रकार से ये दो सर्कल दे रखे हैं मुझे, उसके बाद मुझे इस प्रकार से कोई दो सर्कल दे रखे हैं, उसके बाद आपको इस प्रकार से सर्कल दे रखे हैं, इस प्रकार से। तो ये कहता है कि आप ड्रॉ करो कि डिफरेंट फेयर्स ऑफ सर्कल। उसके बाद आप ये बताओ कि इनके अंदर कितने पॉइंट कॉमन हो सकते हैं। उसके बाद ये बताओ कि इनके अंदर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कॉमन हो सकते हैं, पॉइंट कितने कॉमन हो सकते हैं। तो इसके अंदर कितने पॉइंट कॉमन है, 0, क्योंकि इनके अंदर कोई है ही नहीं कॉमन पॉइंट। इसके अंदर कितना पॉइंट कॉमन है, 1 पॉइंट है। इसके अंदर देखिए तो ये वाला और ये वाला 2 पॉइंट है, इसके अंदर भी 1 और 1 2 है। तो यानी कि हमारे पास मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ पॉइंट कॉमन हो सकते हैं, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में ये कहता है कि आपने कोई सर्कल ड्रॉ करना है और उसका सेंटर फाइंड आउट करने की कंस्ट्रक्शन लिखनी है। तो आपने क्या करना है कि आपने इस सर्कल का सेंटर आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना, ये सेंटर करना है फाइंड आउट। उसके बाद आप क्या करोगे, आप कोई भी दो कोड ड्रॉ करोगे अपनी मर्जी से, कोई भी क्या करोगे, कोड ड्रॉ करोगे। तो कंस्ट्रक्शन लिखनी है तो आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा कि आप क्या करोगे, ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, ड्रॉ टू कोड्स AB एंड CD। उसके बाद आप क्या करोगे, 3 पॉइंट में ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ these chords which meets at O। आपने इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट पे रख के आधे से ज्यादा खोल के एक आर्क लगाओ, इस पॉइंट पे रख के उतनी ही आप खोल के एक आर्क लगाओ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से आधे से ज्यादा खोल के इसके ऊपर एक आर्क लगाओ, उस तरफ से खोल के एक आर्क यहां से लगाओ, तो आपके पास ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैंने यही लिखा है। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वही हमारे पास क्या होता है, सेंटर होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है कि मेरे पास कोई दो सर्कल है, वो एक दूसरे को 2 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, A B, ठीक है, A और B। ये कहता है कि जो इनके सेंटर को लाइन ज्वाइन कर रही है, O डैश जो लाइन है वो इस AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एक तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 प्रूफ करना है। दूसरा अपनी चीज जो AC है वो BC के बराबर, यानी कि बाइसेक्टर भी कर रहा है, AC और BC बराबर प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करोगे कि आप OA को मिलाओ, OB को मिलाओ, O डैश A को मिलाओ और O डैश B को मिलाओ। तो अब आपके पास दो ट्रायंगल बन गई, कौन सी, AO डैश एंड BO डैश। ये दो ट्रायंगल बन रही है। तो इनके अंदर देखो, ये जो OA है वो OB के बराबर होगा, क्योंकि दोनों इस सर्कल के रेडियस है। तो आप यहां से क्या लिखोगे कि जो OA है वो OB के बराबर है, क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद O डैश A है वो O डैश B के बराबर है, O डैश A है वो O डैश B के बराबर है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद O डैश है तो O डैश है वो दोनों के अंदर कॉमन नहीं है, इस ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है और इस नीचे वाले ट्रायंगल में भी है, तो ये कॉमन है। तो
तीनों साइड बराबर होगी, यानी कि साइड साइड रूल से आपके पास क्या आ जाएगा कि आपके पास जो ट्रायंगल ए ओ ओ डैश है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई बी ओ ओ डैश। ये वाले ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड और कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होते हैं। तो आपने ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये दोनों में कॉमन साइड का तो था ही। उसके बाद एंगल भी बराबर होंगे, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो आप यहां से ये लिख सकते हो कि आपके पास जो एंगल AOC है वो बराबर होगा एंगल COP के अकॉर्डिंग टू CPCP रूल। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे कि आपके पास इन ट्रायंगल AOC एंड BOC, इस छोटी वाली ट्रायंगल में और इस छोटे वाली ट्रायंगल में ये जो AO है ये बराबर है BO के, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद आप देखोगे कि जो हमारे पास और क्या है इसके अंदर, और इसके अंदर हमारे पास ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, देखिए एंगल AOC है वो बराबर है एंगल BOC के। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर, और जो OC है वो दोनों में कॉमन नहीं है, OC दोनों के अंदर कॉमन है। इसका मतलब ये वाली ट्रायंगल छोटी इस ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होता है, कोरस्पोंडिंग पार्ट और कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होते हैं। इसका मतलब आपके पास ये जो AC है, जो AC है वो बराबर होगी BC के अकॉर्डिंग टू CPCP रूल के। तो ये बाइसेक्ट तो हो गई, ये हमारी जो OO डैश है वो इस AB को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। क्यों, क्योंकि AC और BC मैंने बराबर प्रूफ कर दी। उसके बाद परपेंडिकुलर भी बराबर प्रूफ करने हैं, तो आप क्या करोगे, ये वाला एंगल प्लस में ये वाला एंगल दोनों का सम कितना होगा 180। और अभी अभी हमने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ की है, तो आप यहां से इसमें ये भी लिख सकते हो कि एंगल ACO है वो बराबर होगा एंगल BCO के, इसके अकॉर्डिंग CPCP के अकॉर्डिंग। और आपको पता है कि इन दोनों का सम कितना है, एंगल ACO प्लस में एंगल ABCO दोनों का सम कितना है 180। इस लाइन के ऊपर ये टोटल एंगल तो 180 बनता है, लीनियर एंगल है। उसके बाद इसका और इसका सम 180 है, तो इसको मैं इसके बराबर प्रूफ कर चुका हूं। तो मैं एंगल ACO प्लस में एंगल BCO की जगह ACO नहीं लिख सकता, तो 180 ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACO, कितना आ जाएगा 180। ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई में यहां पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में ये आ जाएगा 90। देखिए एंगल ACO है वो है हमारा 90 डिग्री। यही मैंने प्रूफ करना था कि जो हमारी लाइन जॉइनिंग है OO डैश ये इस AB की क्या है, परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट है, बस इतना ही।